Hello students, welcome to my YouTube channel Saharanpur GS Hub. This video is for ICSE student of class 10th for the subject biology. ओके जैसे कि हमारी सीरीज का अगली वीडियो है, पहली वीडियो में इससे पहले की जो हमारी वीडियोस हुई हैं उनमें हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उसमें अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, हम बात कर चुके हैं उसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के केमिकल कंपोनेंट जो कि डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन थे। तो हमने डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, फिर डीएनए की पैकेजिंग से लेकर क्रोमोसोम तक का पढ़ा है। फिर क्रोमोसोम की बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का ही दूसरा टॉपिक, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सेल डिवीजन। पहला टॉपिक है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा टॉपिक है सेल डिवीजन। तो आज हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और आने वाली 3 वीडियोस में, जहां तक लग रहा है मिनिमम 3 वीडियोस में, अगली 3 वीडियोस में इंक्लूडिंग आज की भी वीडियो, हमारा सेल डिवीजन का एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा सेल डिवीजन। हमेशा की तरह कुछ चीजें मैंने पहले ही लिख दी हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स या रिवाइज नोट्स बनाने में भी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं सेल डिवीजन का मतलब क्या है। इसको सेल डिवीजन या फिर हम सेल साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को सेल साइकिल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल साइकिल का ही एक पार्ट है सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे अब। ठीक है, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, पहले ये देख लो। साइकिल का तो मतलब यही कि अभी पूरी डेफिनेशन भी बताऊंगा। सेल का, एक सेल से 2 सेल का बन जाना है का जो पूरा एक साइकिल में काम करता है ये। ठीक है, उसको इस साइकिल में सेल डिवीजन होती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल डिवीजन की हमारी लाइफ में क्या जरूरत है। पहले एक बेसिक सी बात बता दूं, वैसे आपको पता भी होगा, जिसको नहीं भी पता है मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, उसकी भी समझ में आ जाएगा। सेल डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना। मान लो कोई चीज एक है, इसका डिवाइड 2 में डिवाइड हो जाना ही डिवीजन है। ठीक है, 1 से 2 हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का डिवीजन ये है कि सेल 1 से 2 होती है, 2 से फिर फर्दर 4 में, ऐसे 4 to 8, 8 to 16, 16 32 एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिक सी बात यह है कि डिवाइड होना, 1 से आगे फर्दर डिवाइड होते रहना की जरूरत क्यों पड़ती है सेल के डिवीजन की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल के डिवीजन को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है कि बेसिक पार्ट कि क्यों सेल के डिवीजन जरूरी है, जिसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। R की पावर 4, R की पावर 4, यानी कि 1 बार G और 4 बार R, 1 2 3 4। पहला G का मतलब है ग्रोथ। बात फिर चलो एक एक करके बता देता हूं मैं। ग्रोथ का मतलब क्या है, नंबर एंड मास। ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें इंक्रीज, ये सब इंक्रीज होता है। नंबर एंड मास, किसका नंबर, सेल्स के नंबर। वही बताया ना मैंने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16 या फिर 32 एंड सो ऑन। एंड मास भी तो इंक्रीज होगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन, एंड ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो वही तो हमारा मास हुआ ना बॉडी का। तो मास और सेल्स ऑफ नंबर बढ़ता है, जिससे बॉडी हमारी क्या करती है, ग्रोथ करती है। देखो जैसे हाइट का बढ़ना, ठीक है, जैसे बचपन में हम छोटे होते हैं, धीरे धीरे हमारी हाइट बड़ी होती है। या किसी ह्यूमन में तो ये बात होगी, या किसी भी एनिमल में, या प्लांट में भी, छोटे से प्लांट से बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है। उसकी ग्रोथ सेल डिवीजन से ही होती है। भाई सेल डिवाइड होकर ज़्यादा बढ़ेगी तो टिश्यू की भी जो नंबर्स ऑफ टिश्यू है वो बढ़ेंगे। सेम सोन ऑर्गन्स बढ़ेंगे, उनका साइज बड़ा होगा, फिर हमारी पूरी बॉडी भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो नंबर्स एंड मास ऑफ इंक्रीज। ठीक है, अब R 1 2 3 4 R है। फर्स्ट R रिपेयर। अब देखते हैं रिपेयर का मतलब ये है जब हमें कोई इंजरी हो जाती है। पहले हम एनिमल्स में बात करें, हम ह्यूमंस में या किसी भी अदर एनिमल्स में कोई इंजरी हो जाती है, जैसे कोई स्किन का पार्ट कट हो जाता है। ठीक है, उसमें से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग रुक जाने के बाद जब हम ड्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद वो जो हमारा कट हुआ था पार्ट या कहीं पे भी हमें इंजरी हुई थी, कुछ टाइम बाद वो कंप्लीटली रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है। अगर सपोज वो रिपेयर ही ना हो तो वो जो इंजरी वजू की तू रहेगी, हम कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे। क्लियर, जो रिपेयरिंग होती है कैसे होती है, ये सेल डिवीजन से ही होती है। सपोज ये बॉडी का पार्ट है। ठीक है,
यहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है और ये कट लग जाता है यहाँ पे ये कट आ गया, ठीक है, तो यहाँ की सेल हट गई। क्लियर भाई, एक ऑर्गन भी तो टिश्यू से मिलके बना रहा है और टिश्यू बहुत सारी सेल से मिलके बनी है। जो पार्ट हमारा कट हो गया इसमें सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन होके फिर से सेल डिवाइड होंगी, इस पार्ट को पूरा भर देंगी, ठीक है। क्लियर, ये होता है रिपेयर। रिपेयर ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इंजरी या फिर डैमेज पार्ट की, ठीक है। अब 8th क्लास में, 8th क्लास में या 6th 7th क्लास में तो होनी, आप 10th क्लास में हो, इतना तो आप इनडायरेक्टली समझ भी जाओगे, ठीक है। इंजरी या डैमेज पार्ट, ठीक है। फिर भी मैंने बोला है अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट बताओगे तो मैं कमेंट को टाइप करोगे कमेंट में अपनी क्वारीज, तो मैं उसके फिर सॉल्यूशन भी दे दूंगा। मैं भी मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा आर कहता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब होता है ग्रो। एक यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रीजेनरेशन के मतलब होता है ग्रो। ये ग्रोथ है, ये ग्रो है, ठीक है। ग्रो का मतलब कैसे समझ लो, हमारे नेल्स होते हैं, ठीक है, या हमारे हेयर्स हैं, हम उनको कट करते हैं, कुछ टाइम बाद नेल्स फिर से बड़े हो जाते हैं। हेयर्स भी हम कटिंग कराते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो फिर बड़े हो जाते हैं। यही क्या हो रहा है, ग्रोथ। ग्रो करने में काम आता है रीजनरेशन, फिर से रीजनरेशन हो जाती है। जैसे हेयर या फिर नेल्स को कट कर देते हैं ना, फिर से उसके बाद हो जाता है, समझ जाओगे। और हाँ, एक चीज इसमें मैंने एनिमल्स का तो एग्जांपल दिया है, सेम प्लांट में, प्लांट की कोई भी हम ब्रांच कट कर देते हैं या कोई भी लीफ कट कर देते हैं, कुछ टाइम बाद फिर से दूसरी वही ब्रांच फिर से बढ़ जाती है, या फिर वहां से कोई दूसरी लीफ निकल के आ जाती है। सेम किस वजह से हो रहा है, ग्रोथ। वो किस थ्रू, सेल डिवीजन। रीजनरेशन, भाई हेयर्स है या नेल्स है, नेल्स हमने कट कर दिए, अब वो फिर से नेल्स की जो ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू होती है, वो जो नेल्स ग्रो कर रहा है वो सेल डिवीजन से ही तो हो रहा है। वहां की सेल हट चुकी थी, बाकी और सेल्स आएंगी उसको ग्रो कर देंगी। क्लियर। फिर आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कोई चीज वहां से हट गई, उसको दोबारा से फिर से रिप्लेस कर देना, उसकी जगह दूसरी चीज आ जाना। क्लियर। कैसे, जैसे मैंने वही स्किन कट वाला बताया था, सेम एग्जांपल, स्किन कट हो जाती है, यहाँ पे तो हमने इंजरी हो रखी थी बहुत ज्यादा, वो भी ठीक हो जाती है। मान लो सपोज ऐसे एग्जांपल ले लो, एक छोटी सी स्किन कट हो गई है, वो फिर से स्किन की लेयर वहां पे आ जाती है। या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, जैसे हम ह्यूमंस में 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है। एक मिल्क टीथ होते हैं जिनको हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं, और एक होते हैं फिर परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ टूट जाते हैं, हट जाते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं पूरी सेम शेप में। क्लियर। वो सब क्या है, रिप्लेसमेंट। यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं टीथ का, टीथ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है रिप्रोडक्शन। आपने ये वर्ड सुना होगा, रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब आपको पता है किसी भी चीज का बनना, ठीक है, प्रोड्यूस होना, ठीक है। जैसे फैक्ट्रीज में शूज बनते हैं, मोबाइल बनते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन, री का मतलब अगेन, अगेन किसी चीज का बनना। यहाँ पे किस चीज की बात होती है, किस चीज का बनना, यहाँ पे एक मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनती है, या जिस तरह से हम ह्यूमन है, माता पिता से, मम्मा पापा से बच्चे आगे, वो रिप्रोडक्शन हो रहा है। मम्मा पापा एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन मम्मा है, एक ह्यूमन पापा है, उसके बाद उन्होंने ही रिप्रोडक्शन किया अपना, मतलब अपनी क्या स्पीसीज का रिप्रोडक्शन किया, दोबारा से प्रोडक्शन करके बच्चे आए, वो बच्चे फिर बड़े हो जाएंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन, दोबारा से प्रोडक्शन होना। ये भी किस थ्रू होता है, सेल डिवीजन के, क्योंकि हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, आपने सुना भी होगा माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस हैप्लॉइड सेल्स होती है और माइटोसिस डाइप्लॉइड सेल्स। उसमें हम आगे आराम से बात करेंगे किस तरह से एक सेल आगे जाती है। अभी ये भी मैं क्लियर कर दूंगा क्यों रिप्रोडक्शन में जरूरी है सेल डिवीजन। लिखा है यहाँ पे बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। वही कंटिन्यूटी का मतलब लाइफ को आगे बढ़ते रहना, मतलब सपोज अगर मम्मा पापा से आगे बेबी नहीं होंगे तो आगे ह्यूमन लाइफ नहीं चल पाएगी ना। आगे मम्मा पापा से बेबी, फिर बेबी बड़े होके वो आगे बेबी करते हैं, फिर उससे आगे फिर बेबी होते हैं, ठीक है। ऐसे ये कंटिन्यूटी चलती रहती है किसकी, लाइफ की। वो जरूरी नहीं कि ह्यूमन की बात हो रही है, एनिमल्स, प्लांट्स, किसी में भी मान के चलो, बेसिस कंटिन्यूटी है ऑफ लाइफ। क्लियर। रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये सेल डिवीजन में ये GR4 मतलब GR की पावर 4 4R
एंड एक जी, ठीक है। क्या? ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन, रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन। आई होप आपको अब तक ये चीजें सारी की सारी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसके बाद हम अगले इस पे आते हैं। एक छोटी सी चीज है, बेसिकली सेल डिवीजन में होता क्या है, ये तो बता दे किस लिए जरूरी है। बेसिकली एटलीस्ट एक बेसिक्स तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, एक पॉइंट। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दूसरा पॉइंट। देखो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज में बता चुका हूँ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए होता है। अब डीएनए पे फोकस कर लो। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब है एक डीएनए से 2 डीएनए का बन जाना, ठीक है। 2 डीएनए बन जाना, ठीक है। वही सपोज ये एक डीएनए है, इससे फिर फर्दर 2 डीएनए बन गए। रेप्लिकेशन का ही मतलब होता है उसकी कॉपी बनना, ठीक है। कॉपी होती है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट सेल ग्रोथ, वही सेम बता दिया मैंने, ग्रोथ का बात हो ही चुकी है हमारी। सेल की ग्रोथ होगी, बाकी ये सारी चीजें जो ग्रोथ से रिपेयर, रीजनरेशन, रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन, सारी सेल ग्रोथ से चल रही है। ये तीनों चीजें जो हैं इन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है। मतलब ऐसे नहीं कि ऐसी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ये सारी चीजें होती हैं सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है। क्लियर इतना यहाँ पे? अब हम बात आते हैं, सेल डिवीजन की बात चल रही है। ये सेल डिवीजन कंट्रोल्ड बाय सेल साइकिल। कोई भी चीज है कंट्रोल तो करोगे ही। आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक को कंट्रोल कैसे करते हैं? अपने हाथों से, थ्रू हैंडल, ठीक है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग से कंट्रोल करते हैं, स्टीयरिंग होगा तो गाड़ी किधर भी घुस सकती है, ठीक है। तो सेल साइकिल भी किसी तरह, तो सेल डिवीजन भी कंट्रोल तो होगा, मतलब एक बेटर वे में हमें सेल डिवीजन करना है, कितने नंबर्स में सेल डिवीजन होना है, ठीक है। यानी कि अनकंट्रोल तरीके से, क्योंकि अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो वो फिर क्या बोलते हैं उसको, कैंसर का एक फॉर्म क्रिएट कर देता है। हालांकि हमारा टॉपिक आज कैंसर का नहीं है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। ठीक है, फिलहाल ये है कि सेल साइकिल किससे कंट्रोल होता है, सॉरी सेल डिवीजन किससे कंट्रोल, सेल डिवीजन कंट्रोल बाय सेल साइकिल, वही हमारा आज का टॉपिक है, सेल साइकिल, ठीक है। अब देखते हैं सेल साइकिल है क्या। साइकिल का मतलब आपको पता ही है। सपोज आप यहां से स्टार्ट हुए चलना, यहाँ को चले, फिर यहाँ से चले, फिर घूम के यहाँ गए, फिर चलते ही रहे साइकिल, एक गोल गोल ऐसे 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 अपना प्रोग्राम चल रहा है। वो क्या है? हमारा सेल साइकिल, ठीक है। अब सेल साइकिल की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं क्या है। वही हर बार की तरह एक एक वर्ड को क्लियर करता चलूंगा मैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब पता ही है आपको, उसका सीक्वेंस चलेगा। जैसे पहला इवेंट होगा, इसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, एक सीक्वेंस चलेगा। ये नहीं कि पहले के बाद तीसरा आ गया, 1 2 3 ऐसे करके इवेंट चलेंगे। बताऊंगा मैं इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मतलब ऐसा सीक्वेंस, इवेंट्स का ऐसा सीक्वेंस जिससे कोई सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट्स करती है। अभी मेरा जीनोम का एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की पैकेजिंग रखती है हिस्टोन प्रोटीन में, उस डीएनए के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं, जो बेसिक यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। मैंने बताया था जीन्स में जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है, क्लियर। तो उन्हीं जीनोम्स का डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेट्स का मतलब एक और उसकी कॉपी बन जाना, ठीक है। डुप्लीकेट कहते हैं ना, ये यार ये उसका डुप्लीकेट है, मतलब उसके जैसा है, ठीक है। तो अपने जैसी कॉपी, ठीक है। सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। सिंथेसाइज का भी मतलब यही है कि और उसका बन जाना, ठीक है। सिंथेसाइज हो जाना किसका, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। क्या है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स? सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली। अगर आपके ध्यान होगा, सेल पढ़ा होगा आपने, सेल ऑर्गेनेली में सारे तो मैं भी ऐसे एकदम से नहीं बता सकता। सेल ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, वही न्यूक्लियस के अंदर के सारे पार्ट आ जाते हैं। और जो भी और भी ज्यादा होंगे, जो अब मेरे को जितने एक साथ जो याद थे मैंने बता दिए, सारी सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। एंड देखो अब दोबारा से, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्लियर है। व्हिच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, क्लियर। सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड इवेंचुअली, वही इवेंट एक एक इवेंट चलेगा, इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। सीक्वेंस है इवेंट्स का जिसमें सेल का जीनोम डुप्लीकेट होता है, सारी सेल ऑर्गेनेली सिंथेसाइज होती है, फिर इवेंचुअली मतलब इवेंट्स के साथ ही आगे बढ़ते हुए सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। डॉटर सेल का मतलब एक सेल है, ये पेरेंट सेल है,
जिस पेरेंट सेल का मतलब यही, पेरेंट से लेके चलो जिससे दूसरी सेल डिवाइड होगी, इसने डिवीजन किया, 2 सेल बन गई, ये होंगी हमारी डॉटर सेल। डॉटर सेल, सेम ये भी डॉटर सेल होगी, ठीक है, 1 और 2। डॉटर सेल क्यों कहते हैं इनको, इसमें से निकली है तो समझेगा, इसको सन सेल क्यों नहीं बोलते, सन मतलब बेटा, ये डॉटर क्यों बोलते हैं, ये इसलिए कि अगर आप सेल कहोगे, सेल का जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना लिंग, ठीक है, ऐसे जेंडर, जो सेल का जेंडर है वो फीमेल होता है, इसलिए इसको हम डॉटर सेल बोलते हैं, ना कि सन सेल, ठीक है, बस सिंपल सी बात यही है, ठीक है, क्लियर इतना। Called cell cycle, the sequence of events by which cell duplicates its genome, synthesize the other constituents of cell and eventually divides into 2 daughter cell is called cell cycle, या फिर is known as cell cycle। क्लियर, इतना क्लियर है, बेसिक सी डेफिनेशन है, एग्जाम में आएगी, अगर सेल साइकिल स्टार्ट करोगे तो इस डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करना, ये सब तो आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए था सेल के बारे में। असली टॉपिक हमारे यहाँ से शुरू होता है, फिर आप सोचते हैं ये इतना सारा क्यों बताया, डायरेक्ट टॉपिक पे क्यों नहीं आए, क्यों इधर उधर की बातें नहीं, मैं डायरेक्ट सेल का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, फिर वही बात आएगी जब तक आपके सामने है, वो तो सब बुक्स में भी लिखा हुआ है, वो सब तो आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर फायदा क्या, आपको बेसिक समझ होनी चाहिए ना कि सेल साइकिल क्यों हो रही है, क्या होती है ये सेल डिवीजन वगैरह वगैरह, रटना थोड़ी ना यहाँ पे है। क्लियर। अब दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक नहीं मतलब दूसरा ये चीज पढ़ते हैं, डीएनए सिंथेसाइज अकर्स इन वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। पहले इसको करते हैं, मैंने बताया डीएनए का सिंथेसाइज होगा, ठीक है, अकर्स इन वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। डीएनए का सिंथेसिस याद रखना है हमेशा, सेल के एक स्पेसिफिक स्टेज पे होगा, वो बताऊंगा कौन सी स्टेज है जब हम स्टेज पढ़ेंगे 1 2 3, बस ये रखना कि किसी एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है डीएनए का सिंथेसाइज। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन सेल, मतलब क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन पता ही है आपको, काहे में, सेल में, मैंने बताया था सेल के अंदर क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर, अकर्स इन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये तो एक स्पेसिफिक स्टेज पे हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सीरीज मतलब बहुत सारी आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे कब कहाँ कहाँ क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कौन सी एक स्पेसिफिक स्टेज यहाँ पे डीएनए का सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद अब हमारा एक चीज और छोटी सी बता देता हूँ कि जो सेल डिवीजन होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है, अलग 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 ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म इसलिए प्लांट में भी और एनिमल में भी है, और भी उधर कोई भी लिविंग है उसमें भी जिसमें सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल के डिवीजन का जो टाइम है भाई, कुछ टाइम तो होता है ना सेल डिवीजन या इस पूरे सेल साइकिल का, कुछ टाइम तो लगेगा इसको कंप्लीट होने में, वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि एनिमल में अलग हो, ठीक है, प्लांट्स में अलग हो, या एनिमल में भी अलग, ह्यूमन में अलग हो सकता है, या कोई भी कैट फिश डॉग किसी में अलग हो सकता है। क्लियर। एक चीज हो, इवन ये एक ही सेल के एक ही बॉडी के अंदर भी अलग अलग हो सकती है सेल डिवीजन, ठीक है। सपोज इतना तो पहले समझ में आ गया, मैं पहले बता देता हूँ। जैसे अगर हम ह्यूमन की ही बात करें, एक बेसिक बता रहा हूँ, जैसे ह्यूमन देखो अलग अलग बॉडी में तो अलग अलग होगा ही इसका टाइम पीरियड, किसी में सेम नहीं होता है। इवन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इसका टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं होगा कभी भी, ठीक है, हो सकता है अलग अलग हो जाए, ठीक है। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी हमारे जैसे हमारी इंजरी हुई, कभी एक चोट लग गई हमारे हाथ पे, एक थोड़ी सी हमारे यहाँ पे लग गई, सपोज एक बात कह रहे हैं, सोच लो। कभी कभी आपने देखा होगा कि दोनों चोट एक साथ लगी एक ही टाइम पे, ठीक है, एक साथ मतलब गिर गए, कहीं से कुछ भी हो गया। कभी कभी हमें क्या फील होता है कि यार हमारे यहाँ की चोट तो थोड़ा जल्दी ठीक हो गई, हाथ की अभी तक नहीं ठीक हुई, सपोज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, यार ये तो ठीक हो गई है, होने लगी, ये अभी भी ठीक नहीं हुई है, और फिर कंप्लीटली ठीक होने में भी इसको कम टाइम लगा, इसको ज्यादा क्यों लगा। यही होता है कि कभी कभी सेल डिवीजन, सेल साइकिल कंप्लीट होने में अलग अलग टाइम लग जाता है, इवन एक ह्यूमन बॉडी मतलब सेम बॉडी में भी, ठीक है। बताया था कि चोट ठीक होगी तो वही रिपेयर सेल डिवीजन से ही हो रहा है, रिपेयरिंग भी। क्लियर। अब एक छोटा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ह्यूमन का तो सेल डिवीजन हमें पढ़ना ही है। ये जो सेल डिवीजन होता है ह्यूमन में, ये 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। कितने टाइम में? 24 आवर्स, मतलब एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लग जाते हैं ह्यूमन के अंदर। और वहीं पे यीस्ट सुना है आपने, यीस्ट में ये 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है।
देख लो कितना वेरिएशन है मिनट्स। एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, ह्यूमन में 24 आवर्स और यीस्ट में 90 मिनट्स। क्लियर। अब इसके बाद हम इसके फेज स्टार्ट करते हैं कि सेल डिवीजन का फेज कैसे चलेगा। सीधा हमारा टॉपिक सेल साइकिल के फेज क्या क्या है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं तब तक। तो स्टूडेंट्स अब हमारा है सेल साइकिल के फेजेस। ठीक है, क्या क्या फेज हैं सेल साइकिल के। ठीक है, ये हमारा सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। 2 फेज हैं, फर्स्ट फेज ये है, सेकंड फेज ये है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे याद होते हैं। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अब बहुत इजी बना के करते हैं। इंटरफेज, मेटाफेज। अब समझ में सोच रहे हो इंटरफेज रट तो बहुत रखा है, इंटरफेज होता है क्या है। इसके लिए आपको एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी सेल डिवीजन की। मैंने आपको बताया, यहां से करता हूं मैं स्टार्ट। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये है पेरेंट सेल, इसका डिवीजन होगा, एक ये सेल बनेगी, यही है ना, इसका फिर डिवीजन होगा, ये सेल बन जाएगी और ये सेल बन जाएगी, ये डॉटर सेल बन रही है, 2 से 4। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझना कि पेरेंट सेल से डिवाइड हुआ डॉटर सेल, फिर वो एकदम से डिवाइड करके दूसरी अपनी आगे की डॉटर सेल बना देगी। ऐसा नहीं होता। इसको ऐसे समझो, मम्मा पापा से बेबी हुआ, छोटा सा बेबी हुआ, क्या वो बेबी पैदा होते ही एकदम से बेबी पैदा करने लगता है? नहीं ना, वो बेबी बड़ा होता है, मैच्योर होता है। ठीक है, एक उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इसके लिए कैपेबल हो जाती है कि वो आगे बेबी प्रोड्यूस कर सके, तब जाके होता ना मैच्योर स्टेज में पहुंचने के बाद। ये थोड़ी ना कि बेबी हुआ उसके बाद एकदम पैदा होते ही उसने फिर से रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ये सेल डिवीजन। ये नहीं कि एक सेल हुई उसके बाद दूसरी इसका डॉटर सेल है, इसके बाद एकदम से होता रहेगा, ऐसे नहीं होता है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सेल डिवीजन कैसे होता है, देखो साइज पे ध्यान रखना है। बड़ा सेल है, पीसी लिख रहा हूं मैं इसको, पेरेंटल सेल बोल के बता रहा हूं। पीसी क्या होता है? पेरेंटल सेल। यहां से सेल का डिवीजन हुआ, अब इसका देखो सेल छोटा है, ये डीसी लिख रहा हूं मैं, डॉटर सेल। अब क्या होगा, डायरेक्ट तो नहीं करेगा, अब इसको मैच्योर होना होगा। ये हुई मैच्योर, अब लगभग अप्रोक्स सेम साइज है। फिर यहां से फर्दर सेल डिवीजन होगा, फिर ये मैच्योर होंगी, फिर सेल डिवीजन करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, या फिर यहां से नहीं, यहां पे जहां पे डॉटर सेल बनी है ना, ये डॉटर सेल बन चुकी है, इसके यहां से लेके यहां मैच्योर होने तक के फेज को क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं इंटरफेज। यही होता है हमारा इंटरफेज। क्लियर? इतना समझ में आया कि जैसे बेबी के पैदा होने से बड़े होने तक, जिस एज तक वो बेबी को दोबारा से मतलब फर्दर रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाए, उस एज तक पहुंचने के भी मैच्योर होने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है, सेल में भी सेम वही टाइम पीरियड लगता है, उसको बोलते हैं इंटरफेज। मतलब उसके बीच का फेज, इंटरफेज। क्लियर? मैच्योर होने तक के बीच के फेज को क्या बोलते हैं? इंटरफेज। ऐसा नहीं है कि एकदम से होती रहेगी ये प्रोसेस। सेल डिवीजन होगा, जो डॉटर सेल है वो फिर मैच्योर होने में कुछ टाइम लेगी, भले कितना ही टाइम लो, 1 घंटा, 2 मिनट, 10 मिनट, 10 घंटे, वो वेरी करेगा। मैंने बताया था कि सेल डिवीजन वेरी करता है। ठीक है, उसी फेज को बोलेंगे इंटरफेज। क्लियर? वही है हमारा इंटरफेज। फिर एम फेज, इसको बताएंगे, पहले कर लेते हैं क्लियर इंटरफेज को। आई होप आपको समझ में आएगा इंटरफेज। बहुत ध्यान से समझना, ये बेसिक चीजें। सेल डिवीजन बुक्स में लिखी हुई है, कोई सी भी बुक आप पढ़ते होंगे, सलीना की बुक पढ़ते हो या जो भी बुक पढ़ते हो आप, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट दिस, मेरा वो इंटरेस्ट भी नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है कि आप कौन सी बुक पढ़ते हो, ना मैं कभी सजेस्ट करूंगा कि आप ये बुक पढ़ो। मेरा काम है बुक में लिखा हुआ है जो आपको पढ़ाया हुआ है ऐसे ईजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप लोगों को लगता है ना कि बायोलॉजी तो बस थ्योरेटिकल है, रट्टा मारने का सब्जेक्ट है। बायो रट्टा मारने का सब्जेक्ट है ही नहीं। एक्चुअली बायो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट, इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन होती है, इसलिए आपको लगता है कि इसमें रट्टा मारना है। एक्चुअली इसका प्लस पॉइंट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसको कोई भी इजीली कर सकता है। पर उसको अब रट्टा मार के आप रट लिया इंटरफेज इंटरफेज इंटरफेज,
एम फेज क्यों है एम फेज, ये इंटरफेज क्यों है इसका नाम, जब ये समझ लोगे तो उसको रटना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ये याद हो जाएगी। इसलिए सबसे इजी होती है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो, इसलिए रटना नहीं है, समझना है। इंटरफेज क्लियर। इंटरफेज के ये फर्दर डिवाइड होता है 3 फेज में, 1 2 3, प्रॉपर पता है इंटरफेज नेचर होने के बीच की, क्लियर। पहला है G1 फेज, फिर है S फेज, G2 फेज। याद कैसे करेंगे, G याद कर लो, G1 G2 के बीच में S फेज आ रहा है। G फेज को बोलते हैं G1, क्यों है इसका नाम, क्योंकि है गैप फेज, गैप 1 फेज। क्यों है गैप 1 फेज वो पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं 2 फेजेस का, क्लियर करके बताऊंगा गैप 1 क्या है, ठीक है। ये होता है सिंथेसाइज फेज, सॉरी सिंथेसाइज फेज, सिंथेसाइज फेज। कभी कभी मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, कभी कभी मेरी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी क्या बहुत बार गलत हो जाती है, मेरा एक वीक पॉइंट है, ठीक है। तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी की कमियां निकालने नहीं आ रहे हो, अपनी कमी को दूर करने आ रहे हो, ठीक है। आपको इस पे फोकस ना करके इस पे फोकस करना है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इंग्लिश की वोकैब की या ग्रामर की क्लास में नहीं हूँ, ठीक है। सिंथेसाइज फेज, इसलिए इसका नाम क्या है, एस फेज। G1 फेज, G फॉर गैप, गैप 1, तो G2 क्या होगा, गैप 2 फेज। वो मैं एक एक करके क्लियर करूंगा, पहले ये देख लेते हैं, क्लियर। 95% मैंने लिखा है, इसका मतलब ये 95% ड्यूरेशन ऑफ टोटल सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल का जितना भी ड्यूरेशन है ना, जितनी भी ड्यूरेशन में सेल साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 95% अकेला इंटरफेज ले लेता है, क्लियर। तो एम फेज कितना परसेंट लेगा बताता हूं, एम फेज भी क्या है, 5% ड्यूरेशन ऑफ टोटल सेल साइकिल। भाई 95 में तो इसने ले लिया, 5% ही तो बचा, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, क्लियर ये चीज। तो अब देखते हैं ये एम फेज क्या है। एम फेज इसका नाम इसलिए रखा है, एम फॉर या तो मियोसिस या फिर माइटोसिस। सेल डिवीजन 2 टाइप्स का ही होता है, इसके अलावा कोई सेल डिवीजन नहीं है, माइटोसिस और मियोसिस। तो इंटरफेज तो दोनों डिवीजन में होगा, माइटोसिस में भी मियोसिस में भी। एम फेज इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि एम फॉर माइटोसिस एंड सेम एम फॉर मियोसिस, क्लियर। कुछ भी बोल सकते हैं इसको, अगर हम मियोसिस की स्टडी कर रहे हैं, मतलब मियोसिस वाले डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो एम फॉर मियोसिस, नहीं तो माइटोसिस। तो हमें मियोसिस डिवीजन भी पढ़ना है, हमें पढ़ना है माइटोसिस डिवीजन भी। पहले हम इसको 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो हम पहला पार्ट पढ़ेंगे माइटोसिस का, ठीक है। वो सब बताऊंगा कि क्या माइटोसिस डिवीजन होता है, कैसे होता है, उसका सिग्निफिकेंट, वो सब आराम से होगा। फिलहाल हम मियोसिस का तो पार्ट नहीं रखेंगे, ये पार्ट तो हम नहीं रखेंगे, ये हम इससे अगले टॉपिक पे लेंगे, वो पूरा एक दिन वो मियोसिस का ही होगा चैप्टर। अब हमारा माइटोसिस का, उसको हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ये माइटोसिस है, ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट कैरियोकाइनेसिस, दूसरा पार्ट साइटोकाइनेसिस। पहले इसको ही ले लेते हैं, साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, लैटिन या ग्रीक वर्ड जो भी है ये, उसका मतलब होता है डिवीजन। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये 9th क्लास नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, इसके बीच का जितना भी न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी सेल ऑर्गेनेली फ्लोट करती हैं, ठीक है, क्लियर इतना। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है इसमें, किसका, साइटोप्लाज्म डिवीजन, इसलिए इसका नाम है साइटोकाइनेसिस। यह है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन इसको बोल देते हैं मिला के। जैसे साइटोप्लाज्म डिवीजन, यह न्यूक्लियर डिवीजन। ये न्यूक्लियर डिवीजन 1 2 3 4 फर्दर 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज, क्लियर। आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो हमारी G2 फेज तक रहेगी, मतलब हम इंटरफेज पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कैरियोकाइनेसिस, इसके चारों, और फिर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा, ये जब हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, सेल फर्दर डिवाइड हो जाएगी 2 डॉटर सेल में,
तो बताएंगे माइटोसिस कहाँ होता है, इसके क्या सिग्निफिकेंट है। क्लियर। तो ये जो चार है इनको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। याद तो कर लेते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो हमें ना इसका सीक्वेंस याद नहीं रहता कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज, मतलब इनको ही कंबाइन तो आगे पीछे करके बहुत प्रॉब्लम में आते हैं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। हम पहले वर्ड पे फोकस करेंगे। देखो फेज तो सब में है, इसमें भी फेज है, इसमें भी फेज है, इसमें भी फेज है। प्रो, मेटा, एना, टीलो। क्लियर। तो इस प्रो का हम ले लेते हैं पी, इसका हम लेते हैं एम, इसका हम लेते हैं ए, एनाफेज। देखो प्रोफेज का पी, मेटाफेज का एम, एनाफेज का ए एंड टीलोफेज का हमने टी लिया है, तो ये बना पी एम ए टी। तो मैं ऐसे इसको डिवाइड कर रहा हूं, पी मैट। अब सोचेंगे सर ये पी मैट कैसे याद करें, और इजी करते हैं। मैट फ्लोर पे बिछाने वाली मैट जिस पे बैठ जाते हैं, चटाई है, इससे आसान क्या बताऊं। मैट से चटाई, पी, चटाई पे बैठ के पानी पीना, चटाई पे बैठ और पानी पी, चटाई पे बैठ पानी पी। मैट पर बैठकर पानी पी। अब अगर इतना सा भी याद नहीं कर सकते फिर वो मेरे बस के बाहर बात है, फिर ठीक है, फिर मेरे आउट ऑफ लिमिट्स है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। मैट पर बैठकर पानी पी, ठीक है, पी मैट। क्लियर। बस ये याद रखना पी पहले आएगा, पी सिंगल है, मैट कैसे आएगा पहले पी, तो याद भी कर सकते हो, पी सिंगल है, मैट थ्री वर्ड है, तो पहले पी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर। ये सारा मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है, तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहां तक का क्लियर, एक बार और रिवीजन करा देता हूं। सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू फेज, फर्स्ट इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेज, G1 फेज, S, G2, G1 गैप 1, S फेज सिंथेसाइज फेज, G2 गैप 2 फेज। M फेज मींस मियोसिस और माइटोसिस। आज हम बात करें माइटोसिस की, देन वी विल टॉक अबाउट माइटोसिस। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मियोसिस। क्लियर। माइटोसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस, कैरियो मींस न्यूक्लियर या न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। साइटो मींस साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस डिवीजन फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। दैट इज द ट्रिक। ओके, क्लियर। एक चीज और छोटा सा, उसके बाद वो साइकिल बताता हूँ कैसे है। सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय CDK। पहले CDK पकड़ लो। मैंने एक चीज बताई थी, सेल डिवीजन कंट्रोल बाय सेल साइकिल, सेल डिवीजन कंट्रोल बाय सेल साइकिल। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी हमारी जो गाड़ी है कंट्रोल बाय स्टीयरिंग, नहीं, कंट्रोल थ्रू स्टीयरिंग बाय ह्यूमन हैंड। ह्यूमन हैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम, माइंड। ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो ऐसे ही सेल डिवीजन को किसने कंट्रोल किया है? सेल साइकिल ने। सेल साइकिल को भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा। सेल साइकिल को कंट्रोल करता है CDK। ठीक है, अल्फाबेटिकली चलो, इसमें रटना नहीं है। पहले C आएगा, फिर D आएगा, EFGHIJK। अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो K बाद में आएगा, CDK। C की फॉर्म में साइक्लिन, D की फॉर्म में डिपेंडेंट काइनेज। एक ऐसा एंजाइम है, ही होता है एंजाइम, ऐसा एंजाइम है साइक्लिन पे डिपेंड होता है। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, कंट्रोल सेल साइकिल। थोड़ा हट के बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आ सकता है, आपके MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है। क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैंने एक चीज बताई थी, सेल साइकिल है, गोल घूमेगा घूमेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आपको, इसको बताऊंगा बाद में। ये हमारा सेल साइकिल है। हम स्टार्ट कर देते हैं सपोज यहाँ से, इंटरफेज। इंटरफेज का फर्स्ट फेज क्या है? G1 फेज। G1 फेज साइकिल ऐसे चलेगा, किस फेज में जाएगा? S फेज, सिंथेसाइज फेज। यहां से गया,
यहाँ पे सिंथेसाइज फेज से कहाँ जा रहा है, G2 फेज, गैप 2 फेज, यहाँ से चला यहाँ तक गया। उसके बाद क्या था, M फेज, यहाँ से चलेगा, इसको ग्रीन से ही बता दूं मैं, यहाँ से चलेगा M फेज फिर से जाएगा G1 में, फिर G1 S G2 M फेज G1 S G2, कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, सेल डिवीजन होती रहेंगी फर्दर। ठीक है, विद कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड विद कंट्रोल। ठीक है, ऐसा नहीं कि गाड़ी चलती तो रहेगी बट कंट्रोल तरीके में चलेगी गाड़ी। ठीक है, क्लियर। एम फेज, मियोसिस की बात हो रही तो मियोसिस, आइदर माइटोसिस, पहले लिख दिया एम फेज। अब एक चीज, पूरा साइकिल है, इसको डिवाइड करके ये इतना सा फेज है। पहले एक मिनट कंफ्यूजन दूर करते हैं पहले। अब मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है, आपको एक और चीज क्लियर करके। ये यहां से लेके ये जो साइकिल चला है फर्दर यहां तक, ठीक है, ब्लैक से ही बता देता हूं। साइकिल चला यहां से आके यहां तक का जो साइकिल है, ये हमारा सारा का सारा क्या है, इंटरफेज। ये हमारा इंटरफेज, G1 S G2 यहां से घूम के यहां तक का, ये ग्रीन से अलग बना रखा है मैंने, यहां तक का इंटरफेज कंप्लीटली G1 S G2। इतना बड़ा क्यों है ये, मैंने बताया था 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन इसमें होती है। छोटा सा ये एम फेज कितना है, 5%। ये आपका एम फेज है यहां से यहां तक का। इतनी बात क्लियर हो गई, यही घूमता रहेगा। अब एक चीज यहीं का यहीं, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, आगे का हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे अपने। तो हमारा सेल डिवीजन में बेसिक वो हमने देख लिया कि क्या क्या फेजेस होते हैं उसके। अब एक एक करके हम एक एक करके फेज को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला ही फेज है इंटरफेज। G1 S और G2 से मिलकर बना होता है इंटरफेज। और इंटरफेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वही बात हो चुकी है कि बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं इंटरफेज। ठीक है, सेल गेट्स रेडी फॉर नेक्स्ट डिवीजन। इसमें सेल रेडी होती है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे माइटोसिस हो गया सपोज, क्योंकि माइटोसिस की बात करें हम, फेज के बाद सेल डिवाइड। इस फेज में मैंने बताया था इंटरफेज में रेस्टिंग फेज है। ठीक है, इंटरफेज में सेल मैच्योर होती है, इतनी कैपेबल की सेल डिवीजन कर सकते, मतलब बेबी बड़ा हो रहा है इसमें। ठीक है, क्लियर। इसमें रेडी होती है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, G1 प्लस S प्लस G2, वही बात है हम पहले कर चुके हैं। क्लियर। अब देखो, ए टाइप ऑफ रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग का मतलब होता है रेस्ट करना, आराम करना। मतलब सेल डिवीजन, सेल साइकिल में सेल डिवीजन का एक रेस्टिंग फेज है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होगी यहाँ तक, क्योंकि सेल मैच्योर हो रही है सेल डिवीजन करने के लिए, इसलिए आराम कर रही है, मतलब डिवीजन नहीं हो रहा है। ए टाइप ऑफ रेस्टिंग फेज, बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव। पहले यहां तक देखते हैं। तो रेस्टिंग फेज का ये नहीं कि सेल आराम से बैठ गई है, कुछ और काम नहीं कर रही है। क्लियर, वो सिर्फ डिवीजन नहीं कर रही है, बच्चा बड़ा तो हो रहा है, सॉरी बच्चा फर्दर बेबी नहीं पैदा कर रहा है, वो अभी बेबी पैदा करने के लिए, लायक बनने के लिए बड़ा हो रहा है। बाकी का बड़ा तो हो रहा है ना, वो काम तो हो रहा है ना। यानी कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, किसके लिए, फॉर ग्रोथ। वही तो बात हो रही है, ग्रोथ होनी है सेल में। ठीक है, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज। वो बात हो ही चुकी है हमारे G1 S G2। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हमारा G1, मैंने बताया था ना कि अभी तो नाम बताए थे इससे पहले। अब एक एक करके पढ़ेंगे, क्या G1 है, S क्या है, G2 क्या है। फिर इसमें ही हम पढ़ेंगे वो प्रोफेज मेटाफेज सबको एक एक करके, विद डायग्राम के साथ भी। इन G1 S और G2 में तो डायग्राम की जरूरत नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं। ये जो एम फेजेस में डायग्राम चलते हैं, इसमें डायग्राम से क्लियर करके बताऊंगा कैसे होता है। तो G1 फेज गैप 1 बोलते हैं, जिसे ऑलरेडी बात हो चुकी है। इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा डिटेल्स में। भले ही मेरी वीडियो नंबर्स में ज्यादा इसलिए तो होंगी, बट मेरी नंबर्स में ज्यादा इसलिए तो होती है, मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। पढ़ो, इसको देखते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों है पोस्ट माइटोटिक? साइकिल है, एक के बाद एक इवेंट चलते हैं। जैसे मैंने बोला इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करें ना। फोर्थ के बाद रुक थोड़ी ना रहा है, अगर रुक गए तो साइकिल कहाँ है। सपोज ये ऐसे चलता, G1 यहाँ पे जाके S, यहाँ पे जाके फिर G2, यहाँ पे जाके फिर M फेज। आगे तो नहीं जा रहा, लीनियर हो जाता ना ये,
पर ये रिपीट होता है ना, सीक्वेंस है, सीक्वेंस में चलेगा। माइटोटिक फेज के बाद हो रहा है तो ये एम फेज के बाद हो रहा है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, माइटोटिक के, तो इसलिए मैं माइटोटिक के रेफरेंस में बता रहा हूं। पोस्ट माइटोटिक डिवीजन है ये, सॉरी पोस्ट माइटोटिक फेज है, मतलब माइटो एम फेज के बाद का दिख रहा है ना। अब ये मत सोचने के तो पहला है भाई, इसके तो बाद का साइकिल में है ना, रिपीट हो रहा है, कभी भी खत्म नहीं होता है। पोस्ट माइटोटिक फेज क्योंकि एम फेज के बाद में है। क्लियर। आर पॉइंट वी से कहते हैं, बताऊंगा क्यों। आर पॉइंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, आर को शॉर्ट में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इसलिए कहते हैं इसको, अभी पहले इसको पूरा ही बता देता हूँ, सबका एक ही मतलब होगा। पोस्ट माइटोटिक तो क्लियर हो गया, 1 2 3 पॉइंट ऑफ रिटर्न, ये जो 3 नाम है एक ही चीज से रिलीवेंट है, इसलिए इन 3 को एक साथ पढ़ते हैं। आर पॉइंट मतलब रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो गया, सेल मैच्योर हो रही है, कभी कभी कुछ सेल को ये मना कर देता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि सेल का डिवीजन जरूरी नहीं है, तो इस यहीं से ये वापस हो जाती है सेल ऐसे, ठीक है। उसको G0 फेज बोलते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बस मैं ये समझ लो कि इसको इसलिए बोलते हैं, अभी इसको और क्लियर करूंगा, फिलहाल आगे चलते हैं, एक एक चीज क्लियर होगी, थोड़ा सा वेट करो बस, थोड़ा सा जीवन के बारे में। ऑल थिंग्स कंट्रोल बाय यू प्रोटीन, एक एक चीज का कंट्रोल हम पढ़ रहे हैं। जीवन फेज किससे कंट्रोल होता है, यू प्रोटीन से, यू प्रोटीन याद रखना, ठीक है। अब इसमें इवेंट्स क्या है, मैंने बताया था ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट, क्या क्या होता है इवेंट्स का मतलब, ये तो अभी मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है इसका, मेन इसमें हो क्या रहा है ये तो जानना जरूरी है जीवन में, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो डीएनए सिंथेसिस, ये तो पूरा इंटरफेज का ही काम है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी सिर्फ ग्रोथ के लिए, डिवीजन नहीं होगा। सेम सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो डीएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए का कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है। क्लियर इतना। ओनली ग्रोथ इज हेयर, इस फेज में तो सिर्फ ग्रोथ ही हो रही है, आगे ऐसे में देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ना तो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, सिर्फ ग्रोथ हो रही है, सिर्फ ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पे हमारा, क्यों इसे आर पॉइंट कहते हैं, क्यों रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ रिटर्न कहते हैं। देखो सम टाइम G1 गोज इनटू G0 फेज, वही मैंने बताया था G0 फेज, ये गो नहीं है, G0 है ये, ठीक है। G0 फेज बताता हूँ क्यों कहते हैं G0, नोन एज क्विसेंट स्टेज, तो इस G0 फेज को क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज भी इसको बोला जाता है। G0 फेज को क्यों बोलते हैं वो पहले देख लेते हैं, क्विसेंट स्टेज या G0 फेज है क्या। इन क्विसेंट स्टेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो प्रोलिफरेशन, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या इस प्रोलिफरेशन का मतलब, मींस नो सेल डिवीजन ओनली लाइफ एक्टिविटी। सो एक एक चीज को क्लियर करते हैं। मैंने बताया यहाँ पे डिवाइड हो गया, डॉटर सेल आ गई, अब डॉटर सेल साइकिल चल रहा है, डॉटर सेल इसमें ग्रोथ हो रहा है इंटरफेज में, तो इसी के जीवन फेज में क्या होता है, ये कुछ सेल को आइडेंटिफाई कर लेती है कि जिनका डिवीजन होना जरूरी नहीं है, मतलब उन्हें लगता है कि इस सेल का आगे डिवीजन करना जरूरी नहीं, तो उसको रोक के उसको वापस भेज देता है कि भाई बस अब आप रुक जाओ, आपका डिवीजन नहीं होगा। बताया ना कि कंट्रोल डिवीजन कंट्रोल में रखना है, ये वापस भेज देता है इसको G0, मतलब जीवन से G0 पे पहुंच गया। वापस भेज के क्या होता है, सेल आ जाती है, ये सेल ग्रोथ तो करती है पर डिवीजन नहीं करती, मतलब डिवीजन के लिए मैच्योर होने के बाद भी वो डिवीजन नहीं करेगी। सपोज ऐसे समझ लो कोई बेबी है, पैदा हुआ, वो बड़ा तो हो रहा है, वो बड़ा हो गया, उसकी शादी ना करे, ठीक है, मतलब उसको या शादी ना करे, उसको बोल दे कि तुम्हें आगे बेबी नहीं करने हैं, तो वो ग्रोथ तो कर गया पर उसका सेल डिवीजन आगे नहीं हुआ। उसने ग्रोथ तो किया, लाइफ की एक्टिविटी दिखाई, बट आगे सेल डिवीजन नहीं किया, इसलिए इसको G0 फेज पे रोक दिया। वो इसमें बताया समटाइम G1 गोज इनटू G0 फेज नोन एज क्विसेंट स्टेज। इन क्विसेंट स्टेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव है मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब ये ग्रोथ तो हो रही है बट नो प्रोलिफरेशन, मींस प्रोलिफरेशन का मतलब है नो सेल डिवीजन ओनली लाइफ एक्टिविटी शो, कोई सेल की डिवीजन नहीं होगी, सिर्फ लाइफ एक्टिविटी शो होगी। लाइफ एक्टिविटी मतलब सेल की जो एक्टिविटी है लाइफ के, मतलब जिंदा रहने की, जैसे वही सारा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, जो भी सेल के फंक्शन है वो सारी चीजें होती रहेंगी सेल ऑर्गेनेली के भी अंदर, ठीक है। ये कौन सी सेल होती है, अब मैं बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल है नर्व सेल। आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, मैं बता देता हूँ।
ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल एक ऐसी सेल होती है जिसका लाइफ में सिर्फ एक बार डिवीजन होता है। एक बार डिवीजन होने के बाद उसका कभी भी फिर से डिवीजन नहीं होता है। वो एक बार मैच्योर हो जाती है, जैसे बेबी हुआ उसका माइंड एक बार वो सेल डिवीजन पूरी मैच्योर हो गई, उसका लाइफ टाइम तक डिवीजन नहीं होता है। मैच्योरिटी या नॉलेज तो उसके टाइम के साथ साथ बढ़ती है, पर उसका माइंड एक टाइम के बाद बचपन में ही पूरा एक्टिव हो चुका होता है, कि मतलब जितना भी इसका डेवलपमेंट होना है नर्वस सिस्टम का पूरा हो चुका होता है। फिर वो तो धीरे धीरे सीख सीख के आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे अभी तुमने 9th की फिर 10th की, बट तुम्हारा माइंड तो पहले से ही मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो नर्व सेल का एक बार डिवीजन होता है, उसके बाद इसका कोई डिवीजन नहीं होता है नर्व सेल का। वही ये एक बार डिवीजन होने के बाद, डिवीजन हो गया जितना भी इनको मैच, ये फिर G1 के बाद G0 फेज में चली जाती हैं। फिर इनके ग्रोथ तो करेंगी, लाइफ की एक्टिविटी तो करेंगी, नर्व सेल सारी चीज़ों कंट्रोल तो करेंगे, पर फिर भी डिवाइड नहीं होंगी। इसलिए कहते हैं कि सर पे जब चोट लगती है ना, तो ह्यूमन की या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर नर्वस सिस्टम है, स्पेशली एनिमल्स में, हम ह्यूमन से लेके चलते हैं, आप समझ लोगे सिर पे चोट लगने से हमारी जो डेथ के चांसेस हैं 95% ज़्यादा होते हैं बाकी किसी चोट से। क्यों? क्योंकि सर पे चोट लगने से क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, ब्रेन का नर्व सेल डैमेज हो गई, इसमें डिवीजन ही नहीं होता है, तो वही ग्रोथ नहीं होगी, रिपेयर होगा नहीं, रिपेयर नहीं हो पाता तो आदमी की डेथ हो जाती है। क्लियर? समझ में आप क्यों सर पे चोट लगने से प्रॉब्लम होती है, कि माइंड अगर एक बार ब्रेन खत्म हो जाए तो क्यों आदमी जल्दी मर जाता है, एकदम से क्यों मर जाता है? क्योंकि उन सेल्स की डिवीजन ही नहीं होगा कभी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सर पे हल्की सी चोट लगने पे भी, मतलब ब्रेन का अगर हल्का से पार्ट में भी कोई छेड़खानी हो जाए तो आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो सेल रिपेयर ही नहीं हो पाएगी। क्लियर? वही क्या है, क्विसेंट स्टेज। इसलिए इसको बोलते हैं आर पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। कभी कभी सेल डिवीजन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या पॉइंट ऑफ रिटर्न की सेल डिवीजन के साइकिल से रोक दिया, वापस लिया है, रोक दो। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। G1, इसके बाद हम पढ़ते हैं S फेज और G2 फेज। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा ये है, G1 फेज हमारा पूरा हो चुका, S फेज और G2 फेज। ठीक है, ये हमारा S फेज। S फेज का मतलब ये सिंथेसिस फेज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ड्यूरिंग दिस फेज रेप्लिकेशन या फिर सिंथेसिस, रेप्लिकेशन और सिंथेसिस, रेप्लिकेशन मींस डुप्लीकेशन, सिंथेसिस मींस सेम, ऑफ डीएनए टेक प्लेस। G1 फेज में सिर्फ ग्रोथ हो रही थी, नो डीएनए सिंथेसिस, बट डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसका नाम S फेज होता है, सिंथेसिस फेज। क्लियर? गैप 1 फेज G, इसमें गैप लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, रेप्लिकेशन नहीं हुआ ना सिंथेसिस हुआ। G1 गैप इसलिए कहा गया, ये सिंथेसिस फेज। डीएनए का सिंथेसिस टेक प्लेस, अब सिंथेसिस हो रहा है या रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, 1 से 2 बन रहे हैं। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्स, वही तो रेप्लिकेशन है, पर सेल डबल हो जाता है। सपोज हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर 1000 डीएनए है, वैसे तो बहुत होते हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो इसके बाद सिंथेसिस फेज के, S फेज के बाद ये 2000 हो जाएंगे, एक बेसिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि 1000 ही होते हैं। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, डीएनए तो डबल हो गए पर सेल, पर अभी क्रोमोसोम सेम है, मतलब उसी क्रोमोसोम के अंदर डबल हो चुके हैं, क्रोमोसोम बड़ा हो चुका है, क्रोमोसोम का मास या क्रोमोसोम का साइज अभी बड़ा हो चुका है और भी ज्यादा, क्योंकि डीएनए का नंबर्स डबल हो चुके हैं पर सेल, पर अभी क्रोमोसोम उतने ही है, क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। मैंने बताया था ना कि डीएनए का सिंथेसिस एक स्पेशल स्टेज पे होता है, वो स्टेज है सिंथेसिस स्टेज, S फेज। ठीक है, बट क्रोमोसोम रिमेन सेम, अभी क्रोमोसोम उतने, उन्हीं के अंदर डबल हो रहा है मामला। क्लियर? दूसरा है हमारा G2 फेज, जिसको बोलते हैं गैप 2 का पहला नाम है प्री माइटोटिक फेज। इससे पहले है प्री माइटोटिक। G1 क्या था? पोस्ट माइटोटिक। इसके बाद ये प्री, इसके बाद माइटोटिक ये फेज होगा ना, हम माइटोटिक के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं अभी, तो प्री माइटोटिक फेज। इसमें होता क्या है, इसके इवेंट्स देखते हैं क्या है। ठीक है, इसके इवेंट्स की बात करते हैं। पहला इवेंट, दूसरा इवेंट। पहला इवेंट क्या कह रहा है? प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। इसके बाद हम क्योंकि माइटोसिस के रेफरेंस में बात करें, माइटोसिस की प्रिपरेशन इसी में होती है, मतलब इसमें कोई सिंथेसिस तो हो नहीं रहा है। G1 में गैप था, ये G2 है, यहाँ पे भी गैप है, एक तरह से रेस्टिंग फेज है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस
सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का प्रिपरेशन हो रहा है, कुछ भी सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि इसके बाद माइटोसिस होना है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस तो होता रहेगा। प्रोटीन का सिंथेसिस किस लिए? ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसको माइटोसिस के करने के लिए रेडी होना है, ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरी होगी, प्रिपरेशन हो रहा है माइटोसिस का। अब मेन क्या होता है इसमें? नाउ सेल रेडी फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए रेडी है। इसके बाद तो अगर डिवीजन के लिए रेडी नहीं होगा तो एमफेज स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। नियरली ऑल सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट, ऑर्गेनेलीज, जैसे यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट हुआ था, इसमें ऑल सेल ऑर्गेनेली जितनी भी हैं, चाहे वो राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ठीक है, सेंट्रियोल हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, या जो भी बाकी जितनी भी हैं, प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड, ठीक है, ये सारी डुप्लीकेट्स हो जाती हैं। क्रोमोसोम्स ऑल्सो, अब इस स्टेज में जाके क्रोमोसोम भी डबल हो गए हैं, जो कि हमारे सिंथेसिस फेज में डबल नहीं हुए थे। क्लियर? G2 आ चुका है, सेल रेडी है किसके लिए? माइटोसिस डिवीजन के लिए। इसके बाद ये मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि ये तीनों क्लियर हो चुके होंगे। तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? इंटरफेज। अब जो हमारा माइटोटिक फेज चलेगा, क्योंकि अब ये माइटोटिक पढ़ रहे हैं, फिर मियोसिस पढ़ेंगे, माइटोटिक फेज को हम पढ़ेंगे, वही पीमैट, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, पीमैट के सारे इवेंट जैसे इसमें पढ़े हैं ना, एस फेज में क्या हो रहा है, पी प्रोफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा, फिर साइटोकाइनेसिस फेज में क्या होगा, एक एक चीज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। फिर डायग्राम, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो चुके हैं, किस तरह से वो ऑपोजिट पोल पे जा रहे हैं, वो चीजें, साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे हो रहा है, फिर कैसे सेल डिवाइड हो गई, वो सारी चीज पढ़ेंगे हम। मुझे लगता है शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, हाँ, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ उसको, एक अलग वीडियो बना देंगे जो जल्दी आपको मिल जाएगी। उसमें हम पढ़ेंगे पूरा माइटोटिक डिवीजन, मतलब माइटोसिस पूरा पढ़ेंगे। थोड़ा सा माइटोसिस डिवीजन के माइटोसिस डिवीजन के बारे में बताऊंगा, फिर सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा है माइटोसिस डिवीजन का, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे हमारा मियोसिस चलेगा। क्लियर? ऐसे करके हमारे सेल डिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से पढ़ो, उसका रिवीजन करो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।